जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कर्णवंश के बारे में पढ़ते हैं। कर्णवंश कहा जाता है कि देवभूति की हत्या वसुदेव ने कर दी और कर्णवंश की नींव रखी। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को ही बनाया। ये जो कर्णवंश है, इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को ही बनाया। कहा जाता है इन्होंने 73 से 30 तक BC तक शासन किया। इस वंश का हम देखें तो इतिहास में कहा जाता है कि इस वंश के जो वंशज रहे ये ब्राह्मणवादी ही रहे, लेकिन यह कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है ये आधुनिक इतिहास में हमें देखने को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश में हमें 2 से 3 शासक ही जो है महत्वपूर्ण हमें देखने को प्राप्त होते हैं, देखने को मिलते हैं। एक वसुमित्र या वसुदेव, दूसरे भूमिदेव या कहीं कहीं भूमिपुत्र नाम मिलता है, और देखें तो सुशर्मा। यह हमें 2-3 ही राजा इनके वंश में अच्छे से देखने को पढ़ने को प्राप्त होते हैं, इनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस वंश ने 73 में शासन करना प्रारंभ किया और 30 तक शासन किया, और जो इसका शासनकाल रहा इस वंश का 43 ईयर्स तक इनका शासनकाल रहा, मतलब 43 वर्ष तक इस वंश का शासनकाल हमें देखने को प्राप्त होता है। ऐसे जाना हमें शासनकाल देखने को प्राप्त नहीं होता है। इस वंश की हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि इनको इतिहास में इतनी महानता प्राप्त नहीं हुई जितनी शुंग वंश को प्राप्त हुई। इन लोगों को कहा जाता है कि कर्णवंश साम्राज्य पहला आक्रमण शक पर हुआ, मतलब इन्होंने शक राजाओं पर आक्रमण किया और शकों ने इनका अंत कर दिया। इस प्रकार हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि यह जाति से ब्राह्मण थे। अब हम लोग देखें तो देवभूति की हत्या वसुदेव कर देते हैं, तो ब्राह्मणों में यह हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है यह उस समय की बात है। इतिहासकारों ने अलग अलग अपने अपने प्रमाण दिए। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। इस वंश का सबसे अंतिम राजा हमें देखने को मिलता है सुशर्मा। कौन? सुशर्मा। और इसकी हत्या सुमुख कर देते हैं, जो आंध्र प्रदेश का था। कौन? सुमुख कर देता है, और इस वंश का स्थान पे सातवाहन आ जाते हैं। कौन से? सातवाहन शासक हमें देखने को मिलते हैं। कौन से? सातवाहन। यह वंश है सातवाहन वंश देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यह वंश 30 BC से, कौन सा? 30 BC से 250 AD तक रहा। कब तक? 30 BC से। इस वंश का शासनकाल हमें देखने को प्राप्त होता है। सुमुख इसके संस्थापक थे, इस वंश के। सुमुख कौन सा राजा देखने को मिलता है? पहला सुमुख। संस्थापक देखेंगे सुमुख। इस वंश के संस्थापक हमें देखने को मिलते। कहा जाता है कि जो इस वंश का प्रांत था, इस वंश का अगर हम लोग भारत को मैप बनाएं तो इस साइड के एरिया में, इस साइड के एरिया में महाराष्ट्र साइड NH ए वाला इनका प्रांत हमें देखने को प्राप्त होता है, महाराष्ट्र के एरिया में। कहा जाता है कि इन लोगों को जो शक शासक थे, इन लोगों को शक शासकों ने यहाँ से आक्रमण किया और इनको मजबूर होकर उत्तर भारत साइड आने को मजबूर कर दिया। इन लोगों को जैसे हमें देखने को मिलता है, और इन्होंने अपनी राजधानी तगर को बनाया। कौन सी? तगर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया।
साइड के बारे में हमें को मिलता है कि इन्होंने अपनी राजधानी तगर को बनाया। सातवाहन आंध्र प्रदेश में स्थानांतरण हो गए। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में स्थानांतरण हो गए। इसकी जानकारी हमें कहीं कहीं प्राप्त होती है। और यह भी देखने को मिलता है कि कुछ उत्तर भारत साइड भी चले गए, लेकिन जो आंध्र प्रदेश साइड गए उनकी जानना मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। तथा इन लोगों को सातवाहन को ही आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन को ही आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। तथा इनकी राजकीय भाषा देखने को मिलती है तो प्राकृतिक भाषा थी तथा लिपि इनकी ब्राह्मी लिपि थी। प्राकृतिक भाषा थी इनकी, भाषा कौन सी? प्राकृतिक थी। और लिपि हमें देखने को मिलती है तो कौन सी? ब्राह्मी लिपि इनकी लिपि थी। इस प्रकार हमें जानकारी मिलती है। तथा इनके हम अगर देखें तो इसके बाद हमें सुमुख के बाद अगर हम दो लोग देखें तो हमें सबसे प्रथम शासक इनके में देखने को मिलता है, जिनकी जानकारी हमें पुण्य अभिलेख से मिलती है। तथा कहा जाता है कि सातकर्णी, कौन सी? सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक। कौन सी? सातकर्णी। कौन सा शासक? सातकर्णी। सातकर्णी के हमें बारे में प्राप्त होता है। सातकर्णी शासक के बारे में सब अभिलेख, पुणे अभिलेख, जो महाराष्ट्र के साइड पुणे अभिलेख है वहां से इस वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है नाना घाट अभिलेख, जिसे हम पुणे अभिलेख के नाम से जानते हैं, उनमें ही इसकी पत्नी के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। कौन सी? इनकी पत्नी नैनिका। किनकी? नैनिका। इनकी पत्नी कौन थी? नैनिका। नैनिका। पुणे अभिलेख, पुणे अभिलेख से इनकी पहली प्रथम शासक ये हुए, संस्थापक ये थे। इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और अगर हम देखें तो और आगे चले तो इनको दक्षिणापति भी कहा जाता है कि उन्होंने पूरे दक्षिण को अपनी विजय प्राप्त, और इन्होंने ही उत्तर भारत के क्षेत्रों पे भी विजय प्राप्त। उसने सातकर्णी, इसकी जानकारी हमें पुणे अभिलेख से प्राप्त होती है। इसीलिए हमने उत्तर भारत की साइड भी होता है, उत्तर भारत साइड भी उन्होंने विजय प्राप्त की। इसकी जानकारी हमें पुणे अभिलेख से स्पष्ट रूप से सातकर्णी जो सातवाहन राजा थे उनके बारे में हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें इस वंश की जानकारी और प्राप्त होती है। इसके बाद हम अगर देखें सबसे योग्य शासक हमें देखने को मिलता है तो हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र दूसरा शासक हमें कौन सा? गौतमीपुत्र की हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इनके समय नासिक के, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में नासिक है, वहाँ के शासक नहपान ने इन पे आक्रमण किया। उस पे गौतमीपुत्र सातकर्णी गए और सातकर्णी ने उन्हें पराजित कर दिया। नहपान को जो नासिक का शासक था उसको पराजित कर दिया गौतमीपुत्र सातकर्णी से। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तथा जोगल थम्बी, कहाँ का? जोगल थम्बी से मिले सिक्के, नासिक के पास जोगल थम्बी से बने सिक्के से यह स्पष्ट हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक साइड गौतमीपुत्र सातकर्णी बने हैं और एक साइड नहपान बने। नहपान पे गले पे तलवार रखी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र पे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भी विजय प्राप्त कर ली। इस साइड की, इस प्रकार हमें इस की क्षेत्र की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाती है। अगर हम इस वंश के और देखें तो शक शासक तो नहपान को हराया ही है, और कहा जाता है कि इसने इस साइड के एरिया पे भी इन्होंने सातकर्णी का गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भी आक्रमण किया। इसकी भी हमें
सिक्के प्राप्त हुए, इससे हमें जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रकार हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब और देखें तो वशिष्ठ पुत्र पुल्लवी, कौन सा? वशिष्ठ पुल्लवी के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। वशिष्ठ पुत्र पुल्लवी, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस समय उज्जैन के क्षेत्र पे आक्रमण किया और उज्जैन को नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था, साक्षात रुद्रदामन कर रहा था उस समय। इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है और इसको रुद्रदामन हरा देते हैं पुल्लवी को। इसकी जानकारी हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाती है। वो पुल्लवी हरा देते हैं, लेकिन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है, तो इनको किडनैप करके रखा था उनको छोड़ देते रुद्रदामन, तथा इन्होंने आंध्र प्रदेश को विजय प्राप्त कर लिया। इतना तो क्षेत्र था ही, यहाँ पे भी आक्रमण किया, यहाँ पे भी आक्रमण, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र इन्होंने जीता, तो इन्होंने आंध्र की उपाधि धारण की। किसने? आंध्र की उपाधि धारण की। किसने? वशिष्ठ पुत्र पुल्लवी। इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा इसके बाद हम अंतिम शासक देखें तो हमें यज्ञश्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि सातवाहन का अंतिम शासक यज्ञश्री था। कौन सा? यज्ञश्री की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यज्ञश्री के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसने दक्षिण भारत अभियान किया तथा उत्तर भारत अभियान किया, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तथा इसने एक रास्ता भी बनाया जो हमारी प्राकृतिक सीमा है, जिसे हम लोग विंध्याचल श्रेणी बोलते हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत को डिवाइड करने वाला, वहाँ पर इसने एक रास्ता भी बनाया जिसको हम लोग सेतु के नाम से जानते हैं, वो इन्होंने ही बनाया। इसकी जानकारी हमें यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। तथा कहा जाता है कि इस समय दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में इस वाले प्रांत में खेती को उपजाऊ बनाने में यज्ञ का बहुत योगदान रहा। किसका? यज्ञ का। जो अंतिम शासक हुआ सातवाहन का, उसका। कहा जाता है कि कपास की खेती सबसे अच्छी इसी के समय, आज भी वो देखने को हमें मिलती है। तो जो नमीपन दिया, सिंचाई भूमि अच्छी दी, सिंचाई करवाया, यज्ञ के समय सबसे महत्वपूर्ण हमें देखने को प्राप्त होती है। तथा इस समय सीसा का सिक्कों का प्रचलन था। किसके? शीशे, जिसे हम लोग गॉगल बोलते हैं, आईनर बोलते हैं, उसका जो हम लोग चेहरा देखते हैं, शीशा, उसका सिक्कों का प्रचलन भी था इस काल में, सातवाहन काल में। और चांदी का, सोने के सिक्कों का भी था। तो चांदी के सिक्कों का कासापण चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। और सोने के सिक्कों को स्वर्ण। क्या? सोने के सिक्कों स्वर्ण। यह दो प्रकार की सिक्के इनके नाम थे, और शीशा का सिक्का तो था ही इस काल में। इस प्रकार हमें यह देखने को मिलता है। तथा इस समय के जो गोदावरी नदी थी, उस साइड का मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। किस समय? इसके समय हमें यह देखने को मिलता था। और अगर हम लोग देखें इस गांव में, गांव का प्रधान गौमिक था। कौन? गौमिक या गौमलिक। इस प्रकार हमें इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तथा एक शासक और हमें देखने को मिलता है हल के बारे में। शासक हल। कहा जाता है कि
यह भी एक युग शासक था। लेकिन इस वंश में हम देखें तो इस वंश ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मारपीट की। हमें यह पढ़ने को मिलता है कि ब्राह्मण किसी से का अहित नहीं करते। अगर हम लोग देखें तो इन्होंने उत्तर अभियान भी किया और दक्षिण अभियान भी किया। तो यह कहां तक सिद्ध होता है कि यह ब्राह्मणवादी थे। जितना हमें पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इतिहासकारों ने कुछ तो मिस्टेक की। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। इस वंश में हम देखें तो माता को आगे लेके चलना हुआ। देखें तो गौतम पुत्र, वशिष्ठ पुत्र, यज्ञ, सातकर्णी, यहाँ मतलब मात सत्तात्मक थे ये लोग। जैसे हम लोग हड़प्पा सत्ता को मात सत्तात्मक मानते हैं, इस प्रकार ही ये लोग भी मात सत्तात्मक थे। पिता को पीछे रखते थे, माता को आगे रखते। यह परंपरा हमें प्राचीन काल में देखने को मिली, वो भी 7 वंश में देखने को मिली। इस वंश को ही पृष्ठान वंश के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन काल को पृष्ठान वंश के बारे में हमें जानने को मिलता है कि पृष्ठान या सातवाहन एक वंश था। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो हमें बहुत से और शासकों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद हम मौर्य उत्तरकाल देखेंगे। कौन सा? उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल में हमें यवन आक्रमण, शक, पल्लव, कुषाण, यह 4 वंशों के बारे में और पढ़ना है। कुषाण वंश वो हुए जिसने चीन तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और रेशम मार्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कुषाण वंश के कनिष्क ने इस के बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे अपना व्यापार फैलाने के लिए और जो फायदा था वो कैसे चीनी कमा रहे थे, उन पर कैसे आधिपत्य स्थापित किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आपसे मिलेंगे। जय